हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टी.एस. इलियट की अनदर इम्पॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है द वेस्टलैंड। इससे पहले हम टी.एस. इलियट की एक और इम्पॉर्टेंट पोइम को कवर कर चुके हैं जिसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज पोइम्स ऑफ 20th सेंचुरी। नॉट ओनली ऑफ 20th सेंचुरी, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो पोइम है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की। इट वॉज फर्स्टली पब्लिश्ड इन 1922। 1922 में ये फर्स्टली पब्लिश हुई थी। इसमें टोटल लाइन्स है 434 लाइन्स और ये लिखी गई है फ्री वर्स में। फर्स्टली ये अपीयर हुई थी इन द यूनाइटेड किंगडम। किस मैगजीन में? द क्राइटेरियन में, अक्टूबर इशू में, अक्टूबर मंथ में द क्राइटेरियन मैगजीन में ये पब्लिश हुई थी। ये जो मैगजीन है इसके जो फाउंडर हैं वो भी इलियट खुद थे। एंड यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक मैगजीन में आई थी जिसका नाम है द डायल और वो आई थी नवंबर इशू में, नवंबर के मंथ में। एंड बुक फॉर्म में ये कब आई है हमारे पास? दिसंबर 1922 में। वेस्टन एंड फ्रेजर ने टी.एस. इलियट को इस पोइम को लिखने के लिए काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। एलन टेट ने इस वर्क को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया, क्या कहकर? ए म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़। ये कोटेशन हमें याद रखनी है, ए म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़। ये कोटेशन जो है इस वर्क के लिए किसने दी है? एलन टेट ने। टी.एस. इलियट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इस वर्क को लिखने के लिए क्लासिकल राइटर्स से, ग्रीक राइटर से, एलिजाबेथन राइटर्स से, द बाइबल से, इंडियन मिथोलॉजी से, जूइश कल्चर से। इन सब से जो है काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस हुए थे ये वर्क लिखने के लिए। नतीजन क्या हुआ था? इन्होंने 6 लैंग्वेजेस, टोटल 6 लैंग्वेजेस जो हैं यूज़ की हैं इस वर्क में। ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हैं 6 की 6 लैंग्वेजेस इन्होंने कहीं ना कहीं इस वर्क में जो है यूज़ करी हैं। तो इससे क्या होता है, इस वर्क की जो है डेप्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वर्क जो है इसको समझना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको टी.एस. इलियट की इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था कि ही वॉज अ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। तो रिजल्टेंट इन्होंने ये जो है इसमें 6 लैंग्वेज जो है यूज़ की हैं। द अर्लियर टाइटल, इसका जो टाइटल है द वेस्टलैंड, पहले ये नहीं रखा गया था। जो अर्लियर जो टाइटल सोचा गया था, जो इलियट ने सोचा था, वो क्या रखा था? ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। ये जो है लिया गया है चार्ल्स डिकन्स के वर्क आवर म्यूचुअल फ्रेंड से। सो दिस वॉज द अर्लियर टाइटल। ये रखा नहीं था बट इसको रखने का सोचा गया था। ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, चार्ल्स डिकन्स के अवर म्यूचुअल फ्रेंड से ये जो टाइटल है ये लिया गया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि वाई द टाइटल इज केप्ट द वेस्टलैंड, कि टी.एस. इलियट ने इसका नाम जो है वेस्टलैंड क्यों रखा? सो टी.एस. इलियट टाइटल्ड हिज पोएम द वेस्टलैंड टू रिप्रेजेंट द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप। पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है ना। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था जिसके कारण मशीन्स की जो थी इन्वेंशन हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मशीनों की इन्वेंशन हुई थी। तो लोग जो थे अपने हाथ से काम करना जो है कम हो गया था लोगों का, तो मशीन्स का काम बढ़ गया था। इसके चलते जो लोगों की लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। बिजी लाइफ होने में क्या हुआ, लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी से जो हैं दूर भागने लग गए थे। स्पिरिचुअल क्राइसिस जो है वो आ रहा था, कल्चरल से लोग दूर हो रहे थे, है ना। कल्चरली और स्पिरिचुअली जो लोग थे वो डेंजर में आ रहे थे, मतलब कि उनमें इन सब चीज़ों की कमी हो रही थी। तो उन्होंने मेटाफर, एज अ मेटाफर यूज़ किया है वेस्टलैंड को, कि जैसे एक ज़मीन ड्राई होती है, इनफर्टाइल होती है और डेड लैंड होती है, तो वो उससे क्या होता है कि कुछ भी फ्रूटफुल जो है हमें रिजल्ट नहीं मिलता। एक ड्राई लैंड से, एक इनफर्टाइल लैंड से, एक डेड लैंड से हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम कुछ भी उस पर जो है खेती नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने एज अ मेटाफर इसको यूज़ किया है कि जो हमारी सिविलाइजेशन थी, कल्चरल और स्पिरिचुअल क्राइसिस के कारण एक डेवास्टेटेड सिविलाइजेशन बन गई थी। ठीक है, एक सदमाग्रस्त जिसको सभ्यता अब हम बोलेंगे, कि उस सभ्यता का कोई फायदा नहीं था उसमें। क्यों? कोई उसमें लोगों में क्या था, मॉरल वैल्यूज खत्म हो गई थी, स्पिरिचुअल डेप्थ जो है लोगों में खत्म हो गई थी। तो जो पोस्ट वॉर सोसाइटी थी वो स्पिरिचुअली बैरन थी। मतलब कि
लोगों के अंदर आध्यात्मिकता जो थी वो बिल्कुल नहीं थी, आध्यात्मिक तौर पर वो एक तरह से बंजर हो चुके थे। ही स्टेटेड दैट द सोसाइटी इज डेस्परेटली इन नीड ऑफ स्पिरिचुअल रीन्यूअल, कि टी.एस. इलियट ने कहा कि उस समय जो सोसाइटी थी उसको स्पिरिचुअली रीन्यूअल होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, लोगों में आध्यात्मिकता लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एज फॉर इलियट, जो मॉडर्न वर्ल्ड थी, मॉडर्न वर्ल्ड आफ्टर द वॉर के बाद क्या हो गई थी, एक तरह से वो र्यून्ड सिविलाइजेशन बन गई थी, जस्ट लाइक द वेस्ट लैंड, बिल्कुल एक वेस्ट लैंड की तरह एक र्यून्ड सिविलाइजेशन जो है वो बन गई थी। मोर अबाउट द एपिग्राफ, अब हम बात करेंगे इसकी एपिग्राफ की। इसकी एपिग्राफ में टी.एस. इलियट ने ग्रीक और लैटिन जो है लैंग्वेज यूज़ की है। इसका जो एपिग्राफ है वेस्टलैंड का, वो लिया गया है गियस पेट्रोनियस के द सेट्रियोकॉन वर्क से। अकॉर्डिंग टू मिथ, जो द क्यूमेन सीबियल, शी इज अ ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर। क्यूमेन सीबियल जो कि जिनको एक ग्रीक गॉड अपोलो से इमोर्टैलिटी का जो है वरदान मिलता है, अमर रहने का वरदान मिलता है। बट वो जो थी सीबियल जो थी वो उस वरदान में एटर्नल यूथ मांगना भूल गई थी। तो इससे क्या हुआ, ओवर सेंचुरीज वो जो है शी ग्रू ओल्ड होती गई, वो बूढ़ी होती गई। इवेंचुअली वो एक तरह से फ्रेल एंड लॉन्गिंग फॉर द रिलीज ऑफ डेथ, वो अनैतिक होती गई और उनके अंदर डेथ का जो था, डेथ वो मांगने लगी कि मुझे डेथ मिल जाए। क्योंकि जो एक इंसान होता है, जब जवानी का जोश है वो अलग होता है, जब वो बूढ़ा होता जाता है कितनी उम्र तक रह पाएगा, उसके अंदर एक दिन आ जाता है कि नहीं अब मुझे मरना है, बस अब बहुत हो गया। तो ऐसा ही इनके साथ होता है। तो दिस समराइजेज दैट विदाउट यूथ एंड ब्यूटी देयर अपीयर्स टू बी नो रीजन टू लिव। सो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि यूथ और ब्यूटी के बिना रहने का कोई भी रीज़न नहीं है। सो इन द वे इलियट भी हमें ये बता रहे हैं, विदाउट मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी देयर अपीयर्स टू बी नो रीज़न टू लिव। तो विदाउट मोरालिटी, विदाउट स्पिरिचुअलिटी भी जीने का कोई भी मतलब जो है नहीं है। दिस वॉज द रीज़न कि उन्होंने जो एपिग्राफ है गेयस पेट्रोनियस के वर्क से लिया था। डेडिकेशन टू हुम एंड वाई। अब बात आती है कि टी.एस. इलियट ने इस पोएम को डेडिकेट किससे किया और क्यों किया। इलियट डेडिकेटेड द पोएम एंड द एपिग्राफ टू हिज फेलो पोएट एजरा पाउंड। हमें हुम का तो आंसर मिल गया कि ये जो डेडिकेशन है इन्होंने वेस्टलैंड की, इसका एपिग्राफ भी और इसकी पोएम भी जो है एजरा पाउंड को डेडिकेट की थी। और क्यों की थी। ही एक्नॉलेज्ड हिम हैज इल मिगलॉयर फेब्रो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इन्होंने 6 लैंग्वेजेस यूज़ की हैं, लैटिन और ग्रीक से इन्होंने अपना जो एपिग्राफ है वो लिया है, और ये जो फ्रेज़ है ये भी इन्होंने एपिग्राफ में ऐड किया है। एंड दिस इज़ एन इटालियन फ्रेज विच मीन्स द बेटर क्राफ्ट्समैन। इन्होंने एजरा पाउंड को एक बेटर क्राफ्ट्समैन बोला था। क्यों बोला था वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये फ्रेज़ जो है इन्होंने लिया है कैंटो 26 के दांतों के परगेट्रियो से। दांते का एक वर्क था परगेट्रियो, वहाँ से लिए उसके कैंटो 26 से, जहाँ पर दांते भी ये जो फ्रेज़ है किसी को जो है डेडिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ अर्नोल्ड डेनियल। दांते ने भी ये सेम फ्रेज़ अर्नोल्ड डेनियल को डेडिकेट किए हैं अपने वर्क परगेट्रियो के कैंटो 26 में। सो सेम वे इलियट जो है इस फ्रेज़ को डेडिकेट करते हैं टू एजरा पाउंड। क्यों डेडिकेट करते हैं? बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एडिटिंग द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। इसका जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वर्क में जो है टोटल 434 लाइन्स थी, बट इसका जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट था उसमें टोटल 1000 लाइन्स थी। एंड ये जो वर्क था काफ़ी ज़्यादा, इवन इलियट ने भी ये फील किया था कि ये जो वर्क मैं लिख रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ईजी नहीं है इसको समझना, इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्होंने 6 लैंग्वेजेस को यूज़ किया, भर भर के उन्होंने रेफरेंसेस यूज़ की, हाईली रेफरेंशियल इट वाज, हाईली डिफ़िकल्ट इट वाज, मैनी लैंग्वेजेस ही हैज़ यूज्ड। सो एक कॉमन रीडर के लिए इसको पढ़ना और समझना जो है आसान नहीं था। तो ये जो वर्क जब एजरा पाउंड ने असेसमेंट की इसकी, तो उन्होंने ये इनको कहा कि ये जो इसका मैन्यूस्क्रिप्ट है काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर है। तो एजरा पाउंड ने इनको सजेस्ट किया कि इस वर्क को कुछ कट किया जाए, डिलीट किया जाए। सारे के सारे सेक्शंस को जो है इन्होंने एडिट किया था, डिलीट किया था। एंड
इन्होंने मोर फोकस्ड एंड इम्पैक्टफुल पोएम बन के 434 लाइन्स की जो है तैयार की थी. सो ही एक्नॉलेज्ड पाउंड्स क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फाइनल वर्क. तो इसी कारण इन्होंने एजरा पाउंड को एक क्रूशियल रोल माना कि इन्होंने ही इस फाइनल वर्क को जो है शेप अप किया है. सो दैट इज़ वाई ही टोल्ड हिम एज इल मिग्लियोर फैब्रो. ठीक है, द बेटर क्राफ्ट्समैन द बेटर मेकर वी कैन से, कि इन्होंने ही ओरिजिनली जो है ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ओरिजिनली मैन्यूस्क्रिप्ट किसने एडिट की है, एजरा पाउंड ने. नाउ अबाउट द सेक्शंस वी विल रीड कि ये जो पोएम है 5 सेक्शंस में डिवाइड की गई है. सो कौन कौन से वो 5 सेक्शंस हैं. These are the 5 sections. The first one is The Burial of the Dead. It contains 76 lines. Second one is A Game of Chess. It contains 96 lines. The Fire Sermon with 136 lines. It is the longest section. Death by Water with just 10 lines. It is the shortest section. What the Thunder Said 113 lines. तो ये जो है इसमें लाइंस हैं. एंड लॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है, द फायर सरमन. शॉर्टेस्ट सेक्शन है द डेथ बाय वाटर. तो हमें इसको याद कैसे करना है कि द ब्यूरियल ऑफ डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर एंड द व्हाट द थंडर सेड. कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ सकता है हमें कि फर्स्ट सेक्शन कौन सा था पोइम का, सेकेंड सेक्शन कौन सा था. तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है. तो इसको हम एक स्टोरी के थ्रू याद करेंगे कि टी.एस. इलियट जो थे उन्होंने एक ब्यूरियल पर जाना था, डेड बॉडी के ब्यूरियल पे. तो वहाँ से जब वो घर पर आए तो उन्होंने अपने फ्रेंड एजरा पाउंड के साथ चेस की एक गेम खेली. तो आफ्टर दैट उन्होंने फायर प्लेस के पास बैठकर, ठंड बहुत ज़्यादा थी, फायर प्लेस के पास बैठकर उन्होंने सरमन सुना. सरमन सुनने के बाद उन्होंने एक मूवी देखी, डेथ बाय वाटर. ठीक है, उसके बाद जो था एकदम से ही उन्होंने ये देखा विंडो में से कि जो थंडरस्टॉर्म है वो आ गया है. देन उसके बाद वो सो गए थे. ठीक है, टी.एस. एलियट एक डेड बॉडी का ब्यूरियल कर आए थे. ब्यूरियल को अटेंड करने के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड एजरा पाउंड के साथ चेस की गेम खेली. आफ्टर दैट ठंड बहुत ज़्यादा थी तो फायर प्लेस के पास बैठकर उन्होंने सरमन सुने. देन उन्होंने मूवी देखी जिसका नाम था डेथ बाय वाटर. आफ्टर दैट मूवी देखने के बाद उन्होंने विंडो से देखा कि एक थंडरस्टॉर्म आ गया है. तो उसके बाद वो जो थे सो जाते हैं. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द फेमस फ्रेजेज ऑफ दिस पोएम. द फेमस फ्रेजेज आर April is the cruelest month. I will show you fear in a handful of dust. These fragments I've shared against my ruins. शांति शांति शांति, ये जो है संस्कृत लैंग्वेज के वर्ड यूज़ किए इन्होंने. शांति शांति शांति. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेस्ट लैंड. इसमें जो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आपको बताया है. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें कवर करी हैं. बाकी जो इनके 5 पार्ट्स हैं उनकी एक एक पार्ट की मैं समरी जो है आपके साथ शेयर करूँगी. वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अदरवाइज़ प्लीज़ डोंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट इज़ अप टू यू. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.